अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल डिबेट एंड काउंसलिंग क्लब। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सीएसएस का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। हम उसका चैप्टर नंबर 1 आज देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने जस्ट रिव्यू किया था कि हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और इस चैप्टर में है क्या, और इसके अलावा हमने स्टडी प्लान डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी देखी थी कि हम किस हिसाब से इसको कवर करेंगे। तो आज हमारा जो है वो स्टार्टिंग है। लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव लेक्चर लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाले हर प्रोडक्टिव लेक्चर आप तक बाहिफाजत पहुंचता रहे। चैप्टर नंबर 1 है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है क्या चीज़? एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट होती है, गैस होती है, या सेलेस्टियल बॉडीज़, जो कुछ भी यूनिवर्स में होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब यूनिवर्स खुद क्या चीज़ है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, हमने जस्ट इस पोर्शन को देखना है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही हमारे लिए वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एमसीक्यूज़ आते हैं एवरीडे साइंस के, और इसके अलावा सीएसएस के लिए भी है। स्पेशली ये सीएसएस के लिए है। अगर आप इसकी थ्योरी देखें तो ये सीएसएस के लिए है, ये बुक भी सीएसएस के लिए है, और ये सारा सिलेबस सीएसएस का कवर कर देगी। और जो टॉपिक इस बुक में नहीं है वो आपके साथ नोट्स की फॉर्म में शेयर कर दिए जाएंगे। अब हम यूनिवर्स को देख लेते हैं। यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, मतलब टोटल उन सब का एवरीथिंग जो है उसमें मैटर आ जाता है, हर किस्म का एनर्जी आ जाती है, प्लैनेट्स होते हैं, और इसके अलावा स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, जो कुछ भी है ये सब चीज़ें मिल के हमारे पास कहलाती हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम डिफ़ाइन इस तरह करेंगे। मैं इंग्लिश को रीड नहीं करूँगी, मैं जस्ट आपको उसकी उर्दू बता दूँगी। अगर हम इंग्लिश करते हैं तो हमारी जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम जस्ट इसको देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसमें है क्या। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम है। टाइम का यूनिट क्या है, ये इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए है। वैसे तो ऐसे एमसीक्यूज़ आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मतलब वो डिफ़िकल्ट भी देना चाहे तो आपने इसको देख लेना है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है। नेक्स्ट है परसेक की डिफ़ाइन की हुई है। परसेक है क्या? ये है डिस्टेंस का यूनिट है। परसेक जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। अगर ये वन पेपर के में एमसीक्यूज़ आ जाता है तो इस तरह है कि आपने इसको टिक करना है कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। इक्वल किसके होता है? 3.26 लाइट ईयर के, या इसको किलोमीटर में देखना हो तो ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं, ये स्टेफन हॉकिंग ने हमें ये बात बताई कि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स में चिकन पहले आया, एग पहले आया, या इस यूनिवर्स को क्रिएट किस एजेंसी ने किया। तो ये भी एक किस्म की उलझी हुई प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कि ये सब है क्या। इस बात का एग्जैक्ट जवाब अगर मैं आपसे भी पूछूं, जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी को भी नहीं पता होगा चिकन पहले आया या एग पहले आया, या फिर यूनिवर्स को क्रिएट किसने किया। तो ये बात उठाई थी स्टेफन हॉकिंग ने। अब वो इस बात का आंसर अपने इस बिग बैंग थ्योरी में दे रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी में वो आगे बताएंगे कि ये मतलब किस तरीके से हम इसका आंसर करें। अब हम बात करें यूनिवर्स के हिसाब से कि मतलब ये जो हमारा यूनिवर्स है ये कैसे बना, तो इसके लिए है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से हमें ये बात पता चलती है। तो ये हमारा आपने देखा होगा बहुत प्रोडक्टिव लेक्चर बनता जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को रॉयल डिबेट एंड काउंसलिंग क्लब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ और नोट्स जो हैं वो सब आप तक पहुँचते रहें। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है क्या? मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स जो है ये बिग बैंग थ्योरी से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब यूनिवर्स कैसे बना है, बिग बैंग थ्योरी से ही वो बता रहे हैं। ये बात अब कर रहे हैं 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की बात है कि जिस टाइम जो है ना वो यूनिवर्स एक बबल ले लें छोटी सी, उसके अंदर मतलब कि एक बबल थी, उसको एक्सपेंड करके ये यूनिवर्स हमारे पास क्रिएट हुआ है। अब वो बबल जो थी वो कितनी शॉर्ट थी, वो
थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्मॉलर देन अ पिन हेड। वो थाउजेंड्स टाइम्स स्मॉलर थी पिन हेड से भी देखिए कितनी स्मॉलर थी। तो वो जो है उसका जो नेम था वो उसको सिंगुलैरिटी कहा जाता था, और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट थी और डेंसर थी। तो ये जो है ना, यहाँ से ये जब ये एक्सप्लोड हुआ है, देन हमारे पास जो है यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जहाँ से हमारे पास ये सब चीज़ें बनी हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज़ और भी मैटर्स, एनर्जी जो कुछ भी है, ये सब यहीं से हमारे पास आया है। तो ये थी हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। अब हमारे पास होप सो आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग ने बात की कि चिकन पहले आया या एग पहले आया, ये जो प्रॉब्लम थी जो सुलझी हुई नहीं थी। तो ये बिग बैंग थ्योरी अगर हम पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा, इस बात का हमें आंसर मिल जाएगा कि ये किसी एजेंसी ने नहीं क्रिएट किया यूनिवर्स। ये एक छोटी सी बॉल थी जो मतलब एक्सप्लोड हुई है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बना है। अब ये तो हमने बिग बैंग थ्योरी की बात कर ली, लेकिन इस बात का हमारे पास एविडेंस क्या है? एविडेंस के लिए हमारे पास है हम इसको भी इसके एविडेंस के लिए भी हम देखेंगे कि हमारे पास 2 मेन पॉइंट हैं। वो 2 मेन पॉइंट कौन से हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एनालाइज़ कर लें, स्टार्स और गैलेक्सी की अगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एनालाइज़ कर लें, तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो हमें बता सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी ही चैप्टर का नेम है। तो वो हमें बता सकते हैं ये कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। ये हमारे पास कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाइट टाइम है इसलिए वीडियो कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पीस ऑफ एविडेंस है वो ये है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, तो हमें उसका कॉस्मिक बैकग्राउंड जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशन से देखे। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से भी देखा। तो वहाँ से जब उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की तो रेडियो सिग्नल्स का उनको पता चला। रेडियो सिग्नल से उनको इस बात का भी एविडेंस मिला कि ये जो यूनिवर्स का हर पार्ट है ना, ये कितनी हमारे पास तेज़ी से मूव कर रहा है और ये मतलब कि हीट छोड़ रहा है। तो यहाँ से वही वाली बात जो हमने पहले बिग बैंग थ्योरी में की कि वो जो बबल थी पिन हेड से भी 1000 टाइम्स स्मॉलर थी, वो कितनी हॉट और डेंसर थी, ये हमने बिग बैंग थ्योरी में देखा था। अब जो इसके पीस ऑफ एविडेंस हैं, अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से एनालिसिस करते हैं या फिर हम इसको करते हैं कह लें कि कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन से, तो ये जो 2 हमारे पास एविडेंस हो गए। तो अब इस बात को कोई जुटला नहीं सकता कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे क्रिएट हुआ। तो उस बात को साबित करने के लिए हमारे पास एविडेंस भी आ गया। पहले तो हमने जस्ट थ्योरी देखी थी, अब हमारे पास एविडेंस भी आ गया। तो द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। इसमें ज़्यादातर वो यूनिवर्स का फ्यूचर वगैरह बता रहे हैं और बता रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये मतलब किस तरह का होगा। तो ये हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये जस्ट हमारे पास यूनिवर्स का ही नहीं है, ये सोलर एनर्जी का भी। ये नेक्स्ट जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो हम तब इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है स्टार्स का। गैलेक्सी क्या है? ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है स्टार्स का, स्टेलर रेमनेट्स का, इंटरसेलुलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। तो ये जस्ट आपने गैलेक्सी की डेफिनेशन कर लेनी है। ये अगर आई भी तो ये आपको आएगी 1 पेपर में, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जो भी मतलब टेस्ट होगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल इज़ अ मैसिव ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट इज़ नो डेंस दैट विद इन अ सर्टन रेडियस ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट लेट एनीथिंग स्कैप फ्रॉम इट इन इवन लाइट। इसमें से कोई लाइट नहीं पास होती, मतलब कोई लाइट नहीं ये मतलब अपने अंदर से पास करता। इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कोई लाइट नहीं छोड़ती। फिर है मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी जो है ये हमारे सोलर सिस्टम में है। और इसकी शेप क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी इसकी शेप है लाइक अ डिस्क यूजुअली विद अ बल्ज इन द सेंटर एंड विद आर्म्स दैट स्पाइरल आउटवर्ड्स एज द गैलेक्सी रोटेट्स। इसके बाद आगे ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है। मिल्की वे इज़ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स या 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर। उसके बाद आगे नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज़ है। ये मतलब वही बात हो रही 13.17 ईयर्स अगो की बात है, जब ये कुछ भी नहीं था तो तब ये यूनिवर्स बना, वो वाले मतलब एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ये सब।
यहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ तो नहीं बनते, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि मिल्की वे क्या होता है। उसके बाद अब हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर लें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सोलर सिस्टम में क्या कुछ आता है? इसमें प्लैनेट्स आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, एस्टेरॉइड्स आती हैं, मेटेओराइट्स आती हैं, कॉमेट आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये मिल के हमारे सोलर सिस्टम को बना रही हैं। सोलर सिस्टम में ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। सबसे पहले तो हम सन को देख लेते हैं। सन इज़ अ स्टार, ये बारहा दफ़ा रिपीट हुआ है पीपीएससी, एफपीएससी में कि सन क्या है? सन एक स्टार है। अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ये भी एमसीक्यूज़ में आया हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड अ स्टार, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ सकता है। और अगर सीएसएस में सन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सन एक स्टार है और उसके बाद वो ह्यूज बॉल ऑफ गैस है, जिसमें गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, तभी तो इसको कहते हैं कि स्टार्स बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो स्टार्स हैं, सन है ना, इसके आगे 3 मेन पार्ट्स हैं। अब सन की सिर्फ हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं अभी, जस्ट इंटीरियर की। इसमें जो 3 पार्ट हैं, कोर है, रेडियो एक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है। जो कोर है ना, वो सन के जो अंदर सेंटर है ना, उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। और जब हम थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ जाएं, बाहर की तरफ जाएं, तो वो हमारे पास रेडियो एक्टिव जोन है। यही चीज़ इन्होंने इसमें बताई हुई है कि अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन कोर की, तो द कोर ऑफ द सन इज़ कंसीडर टू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर की बात करें टू अबाउट 25% ऑफ द सोलर रेडियस। ये बस इतनी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिव जोन हमारे पास क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, सन का जो सेंटर है उसके बाद बाहर की तरफ जाए तो रेडियो एक्टिव जोन आती है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसके उसको कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। इट इज़ आल्सो नेम्ड आफ्टर अ डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लेयर। उसके बाद जो सन इंटीरियर और सोलर एटमॉस्फेयर, उन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री लेयर है उसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर इज़ नॉट लाइक अ सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो ये इसके 3 मेन पार्ट थे। अब हमने सन में क्या देखा था कि सन जो है ये मतलब कि एक स्टार है और इसमें जो गैस है हाइड्रोजन हीलियम है। इसके अंदर जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ये हॉट भी बहुत है। और इसके अलावा इसके 3 मेन सन के इंटीरियर के 3 मेन पार्ट हैं, तो वो भी हमने देखे। कोर है और रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। उसके बाद अब हम सन का स्ट्रक्चर भी आपको बना के अलहदा से बताएंगे। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं? उसमें सन का डायमीटर आ रहा है कितना है, मास ऑफ सन कितना है, सन इज़ कंपोज्ड ऑफ। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी अक्सर आ जाते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। डायमीटर के रिलेटेड पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्लैनेट्स। प्लैनेट्स इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर अ बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट्स 2 टाइप के होते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर में आते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और इनर प्लैनेट्स का जो दूसरा नाम है वो रॉकी है। इसको मतलब रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं और टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं और इसको कहते हैं कहलाते हैं ये जोवियन, मतलब आउटर प्लैनेट। और मज़े की बात, ये जो इनर प्लैनेट है इसमें जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आते हैं, ये अर्थ के सन के बहुत करीब है। ये मैं नहीं कह रही, मैं आपको स्ट्रक्चर से भी बता देती हूँ। अपनी बात को मैं इसके साथ साथ प्रूव भी कर रही हूँ। यहाँ पर आप जूम करें, ये सन है। सन के करीब जो हमने अभी इनर प्लैनेट्स की बात की है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनर भी हैं, इनको रॉकी भी कहते हैं और ये सन के करीब भी हैं। और जो बाकी के 4 हैं ये मतलब आउटर भी हैं और इनको जोवियन भी कहते हैं। अब ये जो टेबल है ये कंप्लीट हमारे जो प्लैनेट्स है इसके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल्स दे देगा। इसमें टेरेस्टेरियल प्लैनेट जिसको हमने इनर प्लैनेट्स भी कहा है, इसमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आते हैं। ये जो है क्लोज टू सन, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि ये सन के क्लोज हैं। स्मॉल मैसिज एंड रेडियाई, रॉकी,
सॉलिड सरफेस, इसको हमने कहा था रॉकी भी कहते हैं। हाई डेंसिटीज, स्लो रोटेशन, वीक मैग्नेटिक फील्ड, नो रिंग, फ्यू मून। अब ये यहाँ से वो एमसीक्यूज जो सा मर्जी उठा ले, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स से रिलेटेड जो मर्जी एमसीक्यूज उठा ले, सब इसी से रिलेटेड होंगे। उसके बाद है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इस ये जो है ये फार फ्रॉम सन से दूर है, और लार्ज मैसेज एंड रेडियाई, गैसियस सरफेस, लो डेंसिटीज, फास्ट रोटेशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैनी रिंग्स, मैनी मून्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स। मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। इसका जो डायामीटर है वो 4900 किलोमीटर है। ये जो है मरकरी, ये हमें साइज़ के बारे में बताता है। और इसके बाद है मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू लिव देयर। मतलब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो यहाँ पर लाइफ कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें इसकी फर्दर जो डिटेल है उसमें इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस रॉक मटेरियल, देयरफॉर हैज़ वेरी हाई डेंसिटी। अभी हमने जो इधर टेबल में बात की है कि हाई डेंसिटीज़ है, मतलब यहीं से यहाँ पर बातें उठा के उन्होंने लिखी हुई हैं। और इसका जो रिवॉल्विंग टाइम है वो 88 डेज़ है। और इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम -170 टू 450 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है वेनस। वेनस इज़ द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर एफपीएससी पीपीएससी में भी आया हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो 460 से 480 तक बढ़ता है। उसके बाद जो वेनस है, वेनस हैज़ सेवरल लार्ज इनएक्टिव वोल्केनोस। इसका जो हमारे पास रेवोल्यूशन पीरियड है वो 225 डेज़ है, और इसमें रिंग भी कोई नहीं है और मून भी कोई नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अर्थ इज़ द मोस्ट कलरफुल एंड डेंसेंट planet. The Earth is the biggest of all the terrestrial planets. It is third in position and fifth largest in solar system. उसके बाद इसकी जो फर्दर लाइन्स है उसमें बताया हुआ कि अर्थ पे एक मून है और इसका नेम है लूना, और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज़ है। इसके बाद इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मार्स। Mars is the second smallest planet. Mars is also called red planet due to the presence of red dust. डेड डस्ट की वजह से इसको रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं। मार्स हैज़ 2 मून्स। अब यहाँ से ये जो बातें हैं ना ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने मून्स हैं, ब्राइटेस्ट कौन सा प्लैनेट है। विनस था हमारे पास ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और रेवोल्यूशन पीरियड तीनों के कितने थे, अर्थ, मार्स, विनस, इनके रेवोल्यूशन पीरियड्स देख लेने हैं। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। बड़ा जो है सबसे सेकेंड जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मार्स है, और जो सबसे छोटा है वो मरकरी है। उसके अलावा जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इसकी जो रोटेशन है वो भी बहुत फास्ट है। उसके बाद जुपिटर जो है इसमें 67 मून है, तभी तो ये बड़ा है। और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 11.86 ईयर्स है। इसमें रिंग्स हैं और ये विजिबल नहीं है। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट। सबसे जो बड़ा है वो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। इज़ आल्सो कॉल्ड रिंग प्लैनेट। उसके बाद इसमें 62 मून्स हैं, जो बड़ा है उसमें 67 है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उसमें 62 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है यूरेनस। Uranus is called the green planet because its temperature is made up of hydrogen, helium and methane. अब वो ग्रीन प्लैनेट का पूछ लें किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं। और इसमें कौन कौन सा मतलब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। उसके बाद इसमें रिंग्स होती हैं या नहीं, ये इसको मतलब यूरेनस हैज़ 13 नॉन रिंग्स, 13 रिंग्स हैं इसमें। उसके बाद इसके मून कितने, 27 है। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 17 और है। रेवोल्यूशन जो पीरियड है इज़ इक्वल टू 84 अर्थ ईयर्स। उसके बाद नेपच्यून है। नेपच्यून इज़ द फार्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब बहुत दूर है। नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट एंड स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। उसके बाद फिर कुछ इसके डिफरेंस हैं स्टार और प्लैनेट के।
जो डिफरेंस हमने अभी जो पीछे टॉपिक पढ़ा है सन का और प्लैनेट का, वही वाली बातें सेम यहाँ पर हैं। उसके बाद है वार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं। प्लैनेट की डेफिनेशन और वार्फ प्लैनेट की दोनों की सेम है। इसमें हम कह रहे हैं प्लैनेट में कि ये ऑर्बिट है, इज एन ऑर्बिट अराउंड द सन बट इज़ नॉट इटसेल्फ अ सैटेलाइट, हैज़ सफिशिएंट mass so it is nearly spherical in shape, हैज़ क्लियर द नेबरहुड। यहाँ पर आकर जस्ट ये हो जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें लाइनें वही रहेंगी। बस ये है कि ये वार्फ प्लैनेट जो है ये नेबरहुड के बारे में क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है। उसके बाद है मून। मून एंड नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ बॉडी इन स्पेस डैट ऑर्बिट अ लार्जर बॉडी, ये जस्ट मून की डेफिनेशन। उसके बाद है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर में अक्सर आता है CSS के। मैं साथ साथ FPSC PPSC को भी कवर कर रही हूँ, MCQs के बारे में बता रही हूँ और CSS को भी देख रही हूँ। जो लूनर एक्लिप्स है इस ये मून से रिलेटेड है। मून मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एट द सेम टाइम अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। समटाइम्स अर्थ मूव बिटवीन द सन एंड द मून। उसके बाद द 3 टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में आता है नंबरल लूनर एक्लिप्स। ये मतलब क्या होता है, ये होता है कि मून ओनली पासिस थ्रू द नंबरा ऑफ अर्थ शेडो, मतलब ये ओनली पास करेगा नंबरा अर्थ शेडो से। उसके बाद है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, व्हेन पार्ट ऑफ द मून पासिस थ्रू द अम्ब्रा ऑफ अर्थ शेडो। उसके बाद है टोटल लूनर एक्लिप्स, व्हेन द एंटायर मून पासिस थ्रू द अम्ब्रल रीजन ऑफ द अर्थ शेडो। अब ये जो है यहाँ पर क्लियर कट बना हुआ है लूनर एक्लिप्स क्या है। लूनर एक्लिप्स यहाँ बना हुआ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये अम्ब्रा है, ये ई नंबर है और ये मून है। ये हमने 3 जो इसकी टाइप्स देखी थी, जिसमें ई नंबरा लूनर एक्लिप्स था, पार्शियल लूनर एक्लिप्स था और टोटल लूनर एक्लिप्स था। ये पेपर में जब आ जाए तो आपने इसकी 3 टाइप्स भी लिखनी है, लूनर एक्लिप्स की डेफिनेशन भी लिखनी है और ये भी आपने ड्रा करना है। उसके बाद सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स ये है कि समटाइम्स when the moon orbit earth it moves between the sun and earth। ये बेसिकली सोलर एक्लिप्स है, ये भी आपने पेपर में अगर आ जाए तो बनाना है। उसके बाद इसकी भी 3 टाइप हैं लूनर की तरह। अ टोटल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्प्लीटली, जब ये कंप्लीट सन को कवर करेगा तो तब टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। और पार्शियल कब होगा, जब ये अर्थ मून और सन एक लाइन में परफेक्टली मतलब स्ट्रेट लाइन में अलाइन ना हो, तब ये हमारे पास पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप्स एन एनुअल solar eclipse occur when the moon appears smaller than the sun as it passes centrally across solar disk and a bright ring। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डोंट वी हैव अ लूनर एक्लिप्स एवरी मंथ, मतलब हर मंथ हमारे पास ये लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं होता। ये मतलब बात सही है कि हर मंथ जो है ये मून सन के गिर जाता है, लेकिन ये विजिबल नहीं होता। मतलब किस तरह कि ये हमेशा अर्थ शेडो, बट इट डज़ नॉट ऑलवेज गेट इन अर्थ शेडो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है लार्जेस्ट नॉन प्लैनेटरी एंड नॉन लूनर ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में। मेटेओराइड्स अ स्मॉल बॉडी ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। उसके बाद है कॉमेट। अ कॉमेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी डैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। बाकी आपने देख लेनी है, इसमें से जस्ट MCQs आता है। क्वेश्चन आए तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स आता है, यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी आती है। उसके बाद है कॉन्स्टेलेशन आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विजिबल विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नाइट स्काई। MCQs पे जूम। MCQs जो है ये हमारे पास जो हमने चैप्टर अभी रीड किया है एस्ट्रोनॉमी, उसी के अंदर से निकाले गए MCQs हैं, कहीं और से नहीं आए हुए। जो हम मतलब मैथ सन का देख रहे थे या टेम्परेचर देख रहे थे या कोई भी और MCQs जो हम देख रहे थे, वो सब जो हैं वो इसमें से हैं। तो आप इस MCQs को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये MCQs हैं उस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये CSS में भी आ जाते हैं, FPSC में भी आ जाते हैं, मतलब FPSC 1 पेपर और PPSC 1 पेपर में भी आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कौन से मतलब किस तरह के MCQs हैं। ये चैप्टर के अंदर से ही हैं, इसलिए मैंने नहीं इसको डिटेल में बताया। उसके बाद है नेक्स्ट पेज MCQs का।
यहाँ पर भी आप जूम कर दें कंप्लीट पेज ताकि पता चल जाए। ये भी उसी तरह है कि चैप्टर के अंदर से ही निकाले हुए MCQs हैं। इसी तरह ये वाला पेज है, ये भी MCQs है। इसमें जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और नीचे लाइन लगाई हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। टोटल 50 MCQs हैं, चैप्टर के अंदर से ही हैं। अगर आप ये कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्ट्रोनॉमी का कोई MCQs रह जाएगा। हमने चैप्टर भी डिटेल से पढ़ा है, हर चीज़ देखी है हमने चैप्टर में। बिग बैंग थ्योरी देखी है, जो स्टेफन हॉकिंग ने क्वेश्चन उठाया था, उसका हमने आंसर देखा है। फिर हमने सोलर एक्लिप्स देखा है, लूनर एक्लिप्स देखा है, सोलर सिस्टम देखा है, प्लैनेट्स देखा है, मिल्की वे की डेफिनेशन देखी। इस तरह की हमने चीज़ें देखी हैं। तो आप वीडियो को गौर से सुने और इसको तैयार करें। ये PPSC, FPSC, वन पेपर और CSS तीनों के लिए बहुत अहम है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम होगा जियोग्राफ़ी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।